सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। ये कुछ मनाजिर थे और ये है बड़ा ऐवान कौमी असम्बली का, जहाँ पर तमाम जो नुमाइंदगान हैं ये आवाम के वोट से यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने यहाँ पर आवाम के हक़ में फ़ैसले करने, और आज जो बहस हो रही थी वो भी बड़े अहम मौजू पे थी। वो इस मौजू पर थी कि सेनेट इलेक्शंस होने हैं, वो ओपन बैलेट के ज़रिए होने हैं। हुकूमत चाहती है 26वीं आईनी तरमीम, और इस पर ज़ाहिर अपोजिशन को है एतराज़। और अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत इसलिए करना चाहती है कि इनके अपने MPAs और MNAs इनको छोड़ के जा रहे हैं। हुकूमत खौफजदा हो गई है। कल भी हमने इस पर बहस की थी और कुछ टेक्निकल गुफ्तगू भी की थी। आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप जानते हैं यहाँ पर ऐसे ही मछली बाजार बनता है। ऐसा लगता है कि दूसरी और तीसरी के तालिब इल्म हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जुमले बाजी कर रहे हैं। दूसरी जाने PDM का इजलास भी जारी है। आज बड़े आम फैसले होने हैं। ये PDM जो बार बार डेडलाइंस देती रही कि आज भी एक और डेडलाइन दी जाएगी या तारीख का ऐलान किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये है तारीख और अब होगा लॉन्ग मार्च। तो ज़रा मैं चाहूँगी कि हम इससे ही आगाज़ करें और मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह भी हैं PDM के, तो उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं कि वो क्या कुछ कब उन्होंने क्या कहा, वो देखिए, फिर गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब तो शुरू से यही कहते रहे हैं कि लॉन्ग मार्च, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन पीपल्स पार्टी ने दिया, इस्तीफे देने का ऑप्शन मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया। अब ये तीनों ऑप्शंस आज ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं इजलास में। क्या आज फैसला हो जाएगा? किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएगी PDM और आज वो फैसला दे भी देगी। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल अजीज़ खान साहब कराची स्टूडियोज़ में हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। तजियाकार शाहिद रिंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रा सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं, पहले उनसे डिटेल्स ले लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। अभी इतना टाइम हो गया इजलास शुरू हुए, कब आएगी PDM ये फैसला लेकर कि अब क्या होना है? सिद्दीक, ज़ाहिर बड़ा अहम है आज का इजलास और आज गौर हो रहा है इस बात पर कि क्या होगा, लॉन्ग मार्च या फिर तहरीक अदम एतमाद या इस्तीफे? क्या आज हो जाएगा फैसला? जी बिल्कुल, आज इन्होंने फैसला करना है समिया, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम फरवरी में लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। तो अब लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी की जानब से 23 मार्च की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। मुस्लिम लीग नून की जानब से वस्त मार्च में लॉन्ग मार्च शुरू करके 11 अप्रैल तक लॉन्ग मार्च जो है उसका पहला मरहला मुकम्मल करने की तजवीज़ जो है वो दी गई, क्योंकि 12 अप्रैल से मुमकिन तौर पर रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये आज इन्होंने यही फैसला करना है। लॉन्ग मार्च की तारीख आज सामने आने का कभी इम्कान है और 3 नुकाती एजेंडा है आज के इजलास का। 10 के 10 जमातों के रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा, कायदीन जो है वो आज के इजलास में शरीक हैं और सवा घंटा से ज़्यादा हो गया है ये इजलास शुरू हुए, और इन्हीं तजावीज़ को अब अमली शक्ल दी जा रही है कि लॉन्ग मार्च जब शुरू हो तो किस शहर से शुरू हो और उसका तरीकाकार क्या हो और इस्लामाबाद में कब पहुंचना है। क्योंकि इसके पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, उसके बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है चूँकि अभी फरवरी में सेनेट का जो इलेक्शन है उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो जाना है, तो वो भी एक पीपल्स पार्टी की जानब से तजवीज़ दी गई है कि सबसे पहले यानी कि लॉन्ग मार्च शुरू करने से भी पहले जो है वो सेनेट का जो इलेक्शन है वो PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ा जाए। इस सिलसिले में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राय तकरीबन एक ही है कि मिलकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो जो तयशुदा तादाद है, आसिफ जरदारी का ये मौक़िफ़ है कि जो तयशुदा हमें नंबर्स गेम के मुताबिक सीटें मिलनी हैं, अगर हम मिलकर लड़े तो 1-2 सीटें ज़्यादा निकाल सकते हैं। उम्मीदवार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद आपका। फैसल साहब, ये अगर सेनेट के बाद, सेनेट इलेक्शंस के बाद होगा लॉन्ग मार्च, तो क्या फ़ायदा होगा इससे अपोजिशन को? सुमैया, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च की तारीख होना उससे बढ़कर इम्पॉर्टेंट फैसला ये है, जो भी हमारे नुमाइंदे भी कह रहे थे कि अगर PDM मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ती है तो सिनेरियो बदल सकता है। अगर आज इन्होंने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे तो ये तारीख साज फैसला होगा। दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, वो मिलकर फैसला लड़ेंगे तो फिर सिनेरियो बदल सकता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैसला आज के इजलास से ये आ सकता है। लॉन्ग मार्च बात की कहानी है, डेट की कहानी है, सिनेरियो बहुत सारे रमजान है, हाँ, ये वाली चीज। और उसके अंदर एक और चीज, कैंडिडेट्स कौन से होंगे। मौलाना चाहेंगे कि मैं PDM का रहनुमा हूं, तो मैं पार्लियामेंट में हूं, मुझे आप टिकट दे रहे हैं, और अगर आप मुझे टिकट दे रहे हैं तो फिर गेम सिनेरियो होगा। और अगर मौलाना साहब सेनेट
लड़ रहे हैं, यानी कि कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है, तो फिर माहौल बदल जाएगा, फिर मार्च वार्च तो गया, पर भी इख्तिलाफ ना हो जाए, फिर गेम में अंदर आ जाएंगे ना। बिल्कुल, अभी पीपल्स गेम नंबर गेम में स्ट्रांग है। अगर सब चीजों को हम हटा दें, सेनेट इलेक्शन की हम नंबर गेम पर ही बात करेंगे। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, ये बड़ा आम है कि जो नंबर गेम अभी हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। खैर, अगर हुकूमत कह रही है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग खरीदे जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी अक्लियत है वो अक्सरियत में हुकूमत की बदल जाएगी और अपोजिशन की जो अक्सरियत है वो अक्लियत में बदल जाएगी। यही नंबर गेम है। और पहले नंबर पर पीटीआई होगी और दूसरे नंबर पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है फैसल साहब, जो आपने कह दिया है कि मिल के उम्मीदवार ले आए। तजवीज़ तो हो सकती है, लेकिन इसको अमली जहाँ बनाना बहुत मुश्किल होगा। ज़रा मैं शाहिद से ही बात करती हूँ। पर शायद ज़ाहिर नंबर गेम जिसकी पर बार बार बात की जाती है, जो आधे सेनेटर्स जो हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे, फिर नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा, और उसमें अभी तक यही बात की जा रही है कि पीटीआई की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है अगर ओपन बैलेट के जरिए ना भी हो इलेक्शन। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कहती है कि बिल्कुल होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग रुकनी चाहिए। क्या आपको लगता है, आपका तज्जिया ये कहता है कि ये जो तजवीज़ दी जा रही है पीडीएम की जानिब से जी कि हम मिल के लड़ेंगे, ये हो सकता है कभी? देखिए, सियासत में कोई भी चीज हर पे आखिर नहीं है, और खासकर उस सियासत में जहां पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद का हिस्सा हूं, तो दोनों को जो है ना मसलहत की सियासत करनी आती है। और अगर डायलॉग नहीं भी हो रहा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में, तो जो कहते थे कि ट्रैक 2 रास्ते जो हो रहे हैं उसके नताइज हमें नजर आ रहे हैं। मुमकिन तौर पर अगर ऐसी सूरत हाल बनती है कि ये मुश्तरका इलेक्शन लड़ें, देखिए मुश्तरका इलेक्शन लड़ने की सूरत में पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक आधा सेनेटर मिल सकता है। इस मुश्तरका के खेल में आसिफ अली जरदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ हाथ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि माजी में वो बलूचिस्तान में 2013 की जब हमें याद है पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई रुकन नहीं था, और यूसुफ बादीनी आजाद हैसियत में जीते और बाद में जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, और वो अल्लाह ऐलान कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी का उम्मीदवार हूँ। इस बार इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं ये खबर की बुनियाद पे आपके बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे अरकान असेंबली हैं जिनके बलूचिस्तान की हद तक या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जिनके आसिफ अली जरदारी से कोई पुराने मरासिम है, कोई राब्ते हैं। कुछ ने अपने नंबर बंद किए हुए हैं, कुछ मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें कॉल कब आती है। अच्छा। तो चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो लॉन्ग मार्च की डेट के बजाय सेनेट इलेक्शन का जो गेम है उसके लिए कोई फैसला करवा के यही चाह रही है पीपल्स पार्टी के लिए। वो पीपल्स पार्टी के लिए विन विन पोजीशन होगी, क्योंकि जब मिल के लड़ेंगे तो नंबर गेम में जो अपोजिशन की पार्टियों में पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी। तो ये वो मौका होगा आसिफ अली जरदारी के पास एक बार फिर बारगेन करने का, जो मौका वो हासिल करना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के करने में। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है फैसल साहब की मौका हासिल कहीं ना कहीं हद तक कर लिया गया है, क्योंकि कुछ खबरें जो हम साफियों के पास भी आ रही होती हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या राबते हो रहे हैं, तो जो कहा जाता है कि भाई जरदारी साहब के पास एक तुर्क का पत्ता हमेशा मौजूद होता है और वो आखिर में निकालते हैं। तो वो जो गेम प्लान हो रहा है सेनेट इलेक्शन के लिए, वो राब्ते अभी शुरू हो चुके हैं और काफ़ी हद तक मामला तय हो गए। देखिए सुमैया, ये जो पीडीएम की तहरीक है जिसमें तेज़ी आई, झोल आए, बैक हुई, यू टर्न हुए, फैसले किए, ऐलान किए, आर पार, रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें खींच कर लाके सारे गेम ने लाके अपने आप को सारी पार्टीज ने लाके खड़ा कर दिया। जो आज के दिन का फैसले का इंतज़ार है वो है सेनेट के इंतखाबात। और आज जो ऐवान के अंदर हुआ, किस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कहते थे कि किस तरह से वोटिंग होगी, आज वो उससे ही हिले हुए हैं। तो गेम कितना संजीदा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, शाहिद बहुत ज़बरदस्त तज्जिया दे रहे थे, ग्राउंड रियलिटीज़ के बहुत करीब है। सबसे बड़ा फैसला आज यही होना है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर इत्तेहाद किस तरह जाएगा। अगर बिखर गया इत्तेहाद और सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर मार्च वार्च तो गया कहीं और। फिर तो इनको तो लाजमी तौर पर ऐसा फैसला करना है जिससे इत्तेहाद जुड़ा रहे। एक चीज, दूसरा ने यह खतरा है खास तौर पे पीपल्स पार्टी को, नून लीग को भी, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज्यादा, क्योंकि उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है। और अगर इन्होंने स्ट्रेटेजी ठीक नहीं बनाई और पीटीआई की अक्सरियत हो गई तो सबसे पहले जो सिनेरियो तब्दील होगा, ऐवानों के अंदर चीजें तब्दील होंगी, उसमें 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम को वफाक पीटीआई नहीं चाहता कि उस तरह से रहे, उसका शेप
चेंज करना चाहते हैं। 2/3 अक्सरियत आने की देर है। तो फिर सिनेरियो क्या, यानी कि इस वक्त जो है जरदारी साहब ने अपनी सिंध की हुकूमत बचानी है, 18वीं तरमीम के मामला बचाने हैं, नैब के मामला है वो बचाने हैं, और सारा गेम जो है वो सेनेट के इंतखाबात में लॉन्ग मार्च का कोई, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस्तीफे देंगे, ये बिल्कुल वैसे ही हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अभी जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इंतखाबात है, और आज फैसला यही होना है कि हम मिलकर लड़ेंगे। अगर मिलकर नहीं लड़ते इसका मतलब इत्तेहाद आपका गया, और अगर तो सिनेरियो जो है बिल्कुल सिंपल सा है कि अपने आप को बचाना है, सिंध हुकूमत को बचाना है, 18वीं तरमीम से बचना है, और वफाक को बैक साइड पे रखना है। तो जरदारी साहब, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर लीड ले रही है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन वही वाली बात है कि फैसल साहब लीड तो ले रही है, लेकिन अगर दूसरी जमातें साथ नहीं देंगी तो अकेले पीपल्स पार्टी इनसे अलग होके तो फिर वही बातें सुननी पड़ेंगी कि क्या हुआ इनका इत्तेहाद, क्या हुए इनके मामलात। पीपल्स पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है, क्या इस बार भी धोखा दे देगी? देखिए, अब दूसरों के पास जो दीगर पार्टीज हैं, आप मुस्लिम लीग न्यून को डिस्कस कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को डिस्कस कर रही हैं, एनपी को डिस्कस कर रही हैं, मिल्ली अवामी पार्टी को डिस्कस कर रही हैं, इन लोगों के पास मतलब एहतराम तो मुझे है इन सारी पार्टीज का, लेकिन पत्ते कौन से ग्राउंड पर टेबल पर रखने के लिए? सारा गेम तो पीपल्स पार्टी के पास है। सबसे बड़ी कुर्बानी तो पीपल्स पार्टी ने अगर देनी है इस्तीफों की सूरत में, अगर तो सिंध की हुकूमत जाया छोड़ दे वो, और उनके खिलाफ नैब के जो केसेस हैं, जमानतों पे हैं लोग, खुद जरदारी साहब जमानतों पे, उनकी बहन जमानतों पर है, सीएम जो सिंध हैं वो वांटेड हैं, किसी वक्त भी अरेस्ट हो सकते हैं। इतने सारे ब्यूरोक्रेट सिंध के जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर फारिग होने को तैयार है, पूरी ब्यूरोक्रेसी फारिग होने को तैयार है, प्ली बार्गेनिंग में बैठी हुई है। 200 से ज्यादा ऑफिसर्स के नाम सिंध हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी साहब ने पेश कर दिए कि ये प्ली बार्गेनिंग से जो है वो हो चुके हैं और इनको हम फारिग कर रहे हैं। तो सिंध जो है वो बहुत पेचीदा सूरत हाल के अंदर सिंध गवर्नमेंट फंसी हुई है। इसलिए जो टेबल पर जिसके पॉइंट्स हैं, जो क्राइसिस के अंदर भी है, जो लीड भी कर रही है और जिसका तजर्बा भी सबसे ज्यादा है, वो पीपल्स पार्टी। और बेसिकली सारे क्राइसिस में जो गेन कर रही है, जिसको सब कुछ हासिल हुआ है, वो पीपल्स पार्टी। वो बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर गेम बनाना भी अपने लिए ही है। अगर नहीं बनाएंगे तो मुश्किल पार्टी फंसेगी। लेकिन हुकूमत कितनी मुश्किल और कितनी आसानी में है, क्योंकि अभी जो तरमीम करनी है ये भी कोई आसान टास्क नहीं होगा। खुर्रम शेर जमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करते हैं। खुर्रम साहब, ज़ाहिर बहुत बड़ा मरला है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम करनी है, 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, अपोजिशन खड़ी हो गई है, एतराज़ात कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, लेकिन आप कहते हैं कि जो ओपन बैलेट से हम करवाना चाहते हैं इलेक्शंस। अगर आपके लोग, जैसे कि ये खदशा वो और सारा मामला अपोजिशन कह रही है कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए आपको करवाना चाहते हैं, अगर लोग छोड़ के चले गए और आपने उनको जाने दिया और उनसे इस्तीफे वगैरह भी हो गए, तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज तो वैसे ही मुकम्मल नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे? क्या सोच क्या रहे हैं आप लोग? जी खुर्रम साहब। जी, मैंने आपसे कहा कि 2 चीजें जो कि हमने करनी है। पहली चीज तो ये है कि हमने हॉर्स शेयरिंग का खात्मा करना है, करप्शन का खात्मा करना है, और उसके साथ साथ उन सियासी जमातों को हमने एक्सपोज करना है। देखिए, आप भी इस बात को जानती हैं कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था तो जितनी वो सियासी जमातें थी उनमें मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा भी शामिल थी, जिन्होंने जो कि सिग्नेटरी थी इस बात पे कि ओपन बैलेट के बेसिस के बजाय सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए। और उस वक्त तमाम लोगों ने इस बात पे आमदगी की थी कि हाँ, ये करप्शन का खात्मा एक ही रास्ता है जिसके जरिए ये हो सकता है। जब आपके सामने चीज आई है तो ये सब पीछे हट गए। बात ये नहीं कि कौन किसको वोट देगा किसको नहीं देगा, साफ और शफाफ तरीके से होना चाहिए। पार्टी की लीडरशिप जिसको कहे उसको वोट जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी वोट जो है पार्टी की अमानत है। अब यहाँ पे होता है कि लोग बिक जाते हैं, लोगों के सौदे हो जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस दफा ऐसा नहीं होगा। और जो ये मकसद कल एक टेक्निकल सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से, और उन्होंने ये पूछा कि अगर आपका उम्मीदवार अगर किसी और पार्टी को वोट दे देता है, ओपन बैलेट में भी ऐसा हो जाता है, और फिर आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? फिर आप उसको निकाल देंगे? उसके बाद फिर क्या होगा? फिर आपके हक में तो गेम नहीं जाएगी। इस हवाले से आपके पास क्या तैयारी है? देखिए, हम तो ये काम कर चुके हैं ना। आपको याद हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2017 में मेरे ख्याल से 18 के अंदर जो है अपने 20 लास्ट जो सेनेट के इलेक्शन थे उसमें हमने 20 MPs को पार्टी से निकाल दिया था। इतना बड़ा कदम तो किसी की हिम्मत नहीं उससे वोट है, लेकिन इमरान खान ने करा, एग्जाम्पल सेट किया। सो बेसिकली जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं किए जाएंगे, जब तक ये आगे बेहतरी की तरफ हम जा नहीं सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक सेनेटर जो खरीद कर आ रहा है लोगों को, वो 25 से 30 करोड़ रुपए 35 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है
अपनी कामयाबी के ऊपर। तो अब ये इमेजिन करेंगे पैसा किस तरह कमाएगा, क्या करेगा, और आखिर इस तरह के जो सेनेटर्स होते हैं वो तो फिर दुश्मन ममालिक के हाथों में जाके आखिर में खेलते हैं, और वो आपके मुल्क के मफाद के लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे क्योंकि पैसा देकर आए और उनको उनके अंदर ना कोई काबिलियत होगी। सो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात है कि मीडिया खासतौर पर आपके जो चैनल है जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की इस डिमांड को, और बेसिकली नेम एंड शेम हो रही है तमाम सियासी जमातें जो आज ओपन बैलेट के हक में नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो अपने खजाने खोल दिए। जो पैसा लूटा है, सोच तो अच्छी है खुर्रम साहब, लेकिन 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो तरीकाकार है उसकी तरफ तो हम जाएंगे, जाहिर है ना, अगर लेट्स से कि हम इस मकसद में कामयाब नहीं होते, लेकिन कम से कम आपके सामने चेहरे तो आ रहे हैं ना, वो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं कि जो ईमानदारी की तरफ आपको जाने नहीं दे रहे हैं, जो आपको इंसाफ की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं, जो आपको ओपन बैलेट की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि 2 नंबरी की तरीके से 2 नंबर रास्ते से जो है ये सेनेट के इलेक्शन हो। तो कम से कम मेरे ख्याल से कुछ ये तो बात होगी कि कौन इंसाफ के लिए खड़ा हुआ, कौन हुआ। तो इंशाल्लाह आगे कामयाबी जरूर होगी। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान को आने वाले इलेक्शंस के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाएगी कि आइंदा हमने इस तरह की बिल्स पास करने के लिए इन लोगों की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शेर जमान साहब। कह भी कामयाब होते, कम से कम सोच तो पता चल जाएगी कि हमारी नीयत साफ थी। हम चाहते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाए, हम चाहते थे कि लोगों की खरीदो फरोख्त रुक जाए। हम जो नंबर गेम की बात कर रहे थे और ज़ाहिर उस पर भी मज़ीद भी हम इसलिए गुफ्तगू करना चाहेंगे। अब हुकूमत अगर सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती है कि उसकी सोच ठीक है, ओपन बैलेट का जो आईनी तरमीम है 26वीं आईनी तरमीम, अगर वो नहीं भी हो पाती तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो अपनी सोच तो बताना चाहती है कि हमारी सोच थी वो कितनी अच्छी थी और अपोजिशन इसकी मुखालफत क्यों कर रही है। शायद ज़ाहिर अगर हम बात करें कि भाई जोड़ तोड़ ये हॉर्स ट्रेडिंग जिसका नाम दिया जाता है, ये तो अरसे दराज से चली आ रही है। इस पर पीपल्स पार्टी ने बात तो की, लेकिन आज वही पीपल्स पार्टी अब इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। अब अगर नंबर गेम जो भी हो, जाहिर है लोग तो यही कह रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में ही नंबर गेम है। हुकूमत अगर सिर्फ सोच भी वाज़ेह कर देती है कि ठीक है अगर नहीं करिए और नहीं हुई 26वीं आईनी तरमीम तो पता तो लग जाएगा कि हमारी नीयत कितनी अच्छी थी। तो आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत सिक्योर गेम खेल रही है? देखिए, हुकूमत सिक्योर गेम नहीं खेल रही है। हुकूमत जो काम एफर्ट कर रही है वो किसी भी एक मुमकिन सूरत-ए-हाल को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी एक चीज जो हमें देखनी होगी कि 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, कहीं पर भी जिसे कहते हैं कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाई है जिसको वो कहे कि ये उनका प्रोजेक्ट है और ये 2.5 सालों में उन्होंने किया है। सेहत इंसाफ कार्ड की अगर वो बात करते हैं, वो उनकी खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत का इक़दाम है। इस वक्त जो सेनेट का नंबर गेम है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानून साजी के लिए, देखिए एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब नून लीग का रास्ता रोकने की पिछली बार कोशिश क्यों की थी, क्यों सादिक संजरानी की हिमायत की थी, क्योंकि देखिए नून लीग जब दोनों हाउसेज में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाती तो फिर उसके बाद नून लीग ने अपनी मर्जी से कानून साजी करनी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो फेवर नहीं करता था। तो इस वक्त भी जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स है, आगे कानून साजी के मामला हैं। 18वीं आईनी तरमीम को लेकर देखिए एक चीज जहन में रखे, 18वीं आईनी तरमीम को एक ऐसा मामला बना दिया गया है कि जैसे इस पर बात नहीं हो सकती। देखें 18वीं आईनी तरमीम की कुछ फाइनेंशियल ऐसी क्लॉज हैं जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को लिंक कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर बात की जा सकती है। अब अगर आप उसको एक ऐसा सहीफा बना दें कि जी इस पर बात ही नहीं की जा सकती, ये नामुमकिन है। सियासत में, पार्लियामेंट में हर चीज पर बात की जा सकती है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट रखा जा सकता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता, 2/3 अक्सरियत नहीं लाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो किसी भी सूरत में वो कानून साजी नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना भी बिहेवियर है पिछले 2.5 सालों में, देखिए अगर उन्होंने कोई कानून साजी करनी है, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही क्यों ना हो, आपने शुरू से अपोजिशन के साथ एक ऐसा वर्किंग रिलेशन ही नहीं रखा कि आज आप उनके साथ बैठ के बात कर सकें। आज जो कौमी असेंबली के ऐवान में हुआ है वो मतलब आप मुझे बताएं कि एक ऐसा ऐवान जहां पर लोगों के, आवाम के मसाइल डिस्कस होने चाहिए, वहां मुंतखब नुमाइंदे दस्तों गिरेबां हो रहे हैं एक दूसरे की क़यादत को डिफेंड करने के लिए। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो? वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। शायद आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, यही मेरे इंट्रो में भी था।
कि जब हम देखते हैं ये ऐवान जिसमें हमने वोट दे के अवाम ने नुमाइंदगान बिठाएं, जिसमें ये ऐवान को चलने के लिए भी कौमी ख़जाने का पैसा खर्च होता है, इतनी भारी भारी तनख्वाह इन लोगों की है, गाड़ियाँ हैं, सारे मामलात हैं, और ये बैठकर ऐवान में आवाम की बात नहीं करते, एक दूसरे को चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, हत्ता कि आज तो हाथापाई भी हो गई, हद ही हो गई। फैसल साहब, ये वो ऐवान है जहाँ पर आपने मुल्क कौम के फैसले करने हैं, जहाँ पर आपने कानून साजी करनी है, जहाँ में आप कानून साजी की बात करनी है, बिल चलाने हैं। अभी इन 2.5-3 सालों में यहाँ पर हुआ क्या है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इंतहाई अफसोस होता है कि हमने इन लोगों को वोट देके इस ऐवान तक पहुँचा है। अब ये तो अलमिया है। बहरहाल असल चीज़ सिनेरियो ये है कि मैं अभी सोच रहा था जो ब्रेक में कि इमरान खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़यालात आज मैच कर रहे हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो चाहती थी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो नहीं चाहते। तो कितना बड़ा चेंज है कि इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो की सोच एक हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहादत से पहले मिसाक़ जमहूरियत के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चाहती थी, किस तरह से सेनेट के इंतखाबात हो, आज इमरान खान वही बात कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात नहीं मान रहे, नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात नहीं मान रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खैर उस वक्त किसी गिनती में नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि वो भी ये बात नहीं मान रहे, पीडीएम ये बात नहीं मान रही। तो इमरान खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक पेज पर, मुल्क में अगर इतने बड़े ऐवान के अंदर सबको पता है, इस वक्त मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं, सारे सियासी जमातों को पता है कौन कौन से एमपीएस की ख्वाहिशत क्या हैं, मोबाइल फोन से लेके, प्लॉट से लेके, गाड़ी से लेके, नौकरी से लेके, सब की ख्वाहिश है कि हमें कुछ ना कुछ दो, हम वोट देने को तैयार हैं। सिंध के अंदर भी ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान के एमपीएस सिंध के अंदर अवेलेबल है, सबसे महंगा एमपीए बलूचिस्तान का सिंध में अवेलेबल है कि मुझे नौकरियां दे दो, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, मुझे गाड़ी दे दो, कुछ नहीं तो फोन तो दो ना, बातचीत तो शुरू करें ना, कोई 2.5-3-4 लाख रुपए का फोन तो दो। तो सूरत हाल ये कि जिस मुल्क के अंदर सेनेटर बनने के लिए फॉर सेल का सिलसिला चल रहा हो, और जहां पे ट्रांसपेरेंसी पैदा करने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अक़वाल उस डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए हुकूमत ये बात कर रही हो। आज की तकरीर बहुत सारी थी ऐवान के अंदर, लेकिन मुझे सबसे अच्छी फवाद चौधरी की तकरीर लगी। फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर के अंदर अमेरिका के अंदर सेनेट के इंतखाबात के अंदर क्या बैकग्राउंड, 100 साल तक क्या होता रहा, किस तरह टिकट बिकते रहे, किस तरह वोट बिकते रहे, उसका हवाला भी दिया। हिंदुस्तान के अंदर किस तरह करप्शन होती रही इस सारे इंतखाबात में, सेनेट के अंदर, उसका जिक्र भी किया, और हमारे मुल्क में जो होता रहा उसका जिक्र भी किया। आज एक ऐसा पॉइंट है कि जहां मेरा ख्याल है जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, नवाज शरीफ साहब को, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस कॉल, उस डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए ये फैसला करना चाहिए कि ठीक है जी करें, लेकिन जो आपने बात की है वो कारोबार भी तो बंद हो जाएगा ना। फिर कारोबार तो बंद होगा, लेकिन हम तो यहाँ सियासत, जिन शख्सियात की कुर्बानियों के ऊपर जमहूरियत को देखते हैं, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत उनकी पर्सनल जात अपने हवाले से थी? उन्होंने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, उनके अक़वाल, उन तमाम चीज़ों से अलग हो जाएगी और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपना फैसला करेगी, उन तमाम चीज़ों से हटकर बात करेगी, उन तमाम चीज़ों से हटकर आगे बढ़ेगी? ये फिर कैसी सियासत है, ये फिर कैसी मुफाहिमत है, ये फिर क्या है? बिल्कुल, ये तो खुद पीपल्स पार्टी को सोचना होगा ना। क्या पीपल्स पार्टी किसी भी एक चीज़ पर अमल कर रही है? बीबी शहीद के किसी भी एक कॉल पर, किसी भी एक उनकी सोच पर, क्या आज की पीपल्स पार्टी वही पीपल्स पार्टी है? नहीं फैसल साहब, अगर आप किसी जाले से भी पूछ लेंगे तो वो भी यही कहेगा कि वो पीपल्स पार्टी जो बीबी शहीद के दौर में थी, आज वो पीपल्स पार्टी नहीं है। आज यही अपनी ज़ाती मफाहिमत है जिस पर पूरी गेम प्लान की जा रही है। खैर, हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। मौजू है मेरा, वो भी बड़ा अहम है। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ किसानों के साथ भारत में, और जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, जो एहतजाज वो कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अब एक और नई कहानी शुरू हो गई है। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब रिहाना ने ट्वीट किया तो उसको कहा गया वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो पाकिस्तान जो है वहाँ से पैसे लेकर वो ये ट्वीट कर रही है, और ये इंडियन चैनल से चलाया भी। उसके बाद जो वहाँ पे भारतीय अदाकार हैं, जब उन्होंने ट्वीट किया तो उनके ट्वीट पर भी ये बात आई कि ये तमाम लोग, वो किसान जो उनके खिलाफ बोले, उन्होंने कहा ये वहाँ की हुकूमत ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इन तमाम भारतीय अदाकारों को पैसे दिए हैं और उस पर ये सब कुछ हो रहा है। अलबत्ता एक और चीज़ हो रही है जो मैं जिक्र करना चाहती हूँ,
वो है जो मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम हैं, और वो हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो कुछ भारत दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने का सोच रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह की जानिब से भारत की प्रॉक्सीज़ के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ़ सामने आया है। बैनुल अक़वामी इदारों से भारतीय साजिशों का हवाले से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। और ज़ाहिर है जो मेहदी शाह है उसको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फंडिंग की, ये बताया जा चुका है कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको भारत जो है वो फंडिंग करता रहा। वो यहाँ पर पूरी दहशतगर्दी की प्लानिंग करते रहे, ये पाकिस्तान ने बता चुका है, पाकिस्तान बारहा बता चुका है, पाकिस्तान के इदारे बता चुके हैं, ये बेनकाब हो चुकी है चीज़। अब इसको मुसलसल बताने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी फैसल साहब आप पहले इस पर ज़रा कॉमेंट करें कि ज़ाहिर वो भारत जो ये कहता है कि जी हम तो अमन की बात करते हैं, अमन की आशा का परचम लहराता है, लेकिन वही भारत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करने का सबसे बड़ा अलमबरदार है। वो दहशतगर्दी कर रहा है, इसके सबूत भी पाकिस्तान ने दिए, बताया भी गया, और किस किस तरह से अभी भी रॉ फंडिंग कर रहा है और कहाँ कहाँ प्लानिंग हो रही है। किस तरह से पाकिस्तान इस चीज़ को आगे लेकर चले मज़ीद? देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अब सारी दुनिया को बहुत अच्छी तरह एक थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टिगेट करके सारे दुनिया के सामने डेटा रख दिया। डिसइंफो लैब यूए की, उसने बता दिया 750 ऐसी एनजीओज, ऐसे मीडिया हाउसेज, ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ 15 साल से सारी दुनिया के अंदर साजिशें कर रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के साथ भी काम करते रहे हैं, जर्नलिस्टों के साथ भी काम करते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ भी काम करते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, एनजीओज के साथ काम करते रहे जो पाकिस्तान में फौज के खिलाफ सवाल उठाते रहे, फौज के खिलाफ बात करते रहे, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके खिलाफ सवाल उठाते रहे, इस्लाम से मुतालिक सवाल उठाते रहे। वो तमाम चीजें सामने आई हैं। फिर साथ ही पाकिस्तान की तरक्की से मुतालिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको टारगेट करें, उनकी परफॉर्मेंस को टारगेट करें, उन इदारों को टारगेट करें। तो ये चीज सारी खुलकर आई, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी टारगेट करते रहें, चीन को टारगेट करते रहें, टर्की को टारगेट करते रहें। तो इंडिया का जो ये चेहरा है स्टेट टेररिज्म का, जो कि 5th जनरेशन वॉर जिसे कहते हैं, वो एक्सपोज हो गया सारी दुनिया के अंदर। मोदी सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट किया अपनी मीडिया के ऊपर, वो भी एक्सपोज हो गया। बड़े बड़े एंकर्स पकड़े गए, उनके व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई, पता चला उनकी जो कमेटीज हैं उनकी चीजें पकड़ी गई कि वो खुद अपने फौजियों को मरवा रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं। तो इंडिया जो एंटी एक बात करता है ना, अमन मोहब्बत की बात करता है, बजाहिर वो एक्सपोज हो गई है। वो बेसिकली दहशतगर्दी फैलाता है, फैला रहा है और उसके लिए फंडिंग कर रहा है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है पॉइंट। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ना, शायद ये एक जानिब जो किसान है, भारतीय किसान, वो एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर एक दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। 6 फरवरी को तमाम आम शाराएं वो बंद कर देंगे। एक अपनी उनकी अंदर एक मामला चल रहे हैं और नई नई तहारीक आ रही हैं, और वो तहारीक जो है वो मजीद जो है वो बढ़ रही हैं। और दूसरी जानिब जो इंडिया है वो बजाय अपने अंदर के मामला देखने के अभी भी वो दहशतगर्दी करने पे, उस पर फंडिंग करने पर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने में मसरूफ़ है। वो अभी अपनी अंदर की तमाम कोई चीज़ों को जो है वो उस पर कोई उसकी नज़र नहीं है कि अंदर उसके क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या हो रहा है। देखिए सुमैया, किसी भी तबाही की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो ये उन्हीं चीजों की निशानियां होती हैं। जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, ये फॉल्ट लाइन्स पूरी दुनिया के सामने, हमारे सामने काफी अरसे से मौजूद थी। लेकिन एक छोटी सी बात करूंगा, कहते हैं कि क्राइसिस आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। इस वक्त जब हम एक शदीद क्राइसिस में FATF और दीगर मसाइल में घिरे हुए थे, एक ऐसे वक्त में जब खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, अफगानिस्तान में अमन मुआहदे के मामला चल रहे हैं, आलमी दुनिया आपके खित्ते की तरफ, चाइना की तरफ देख रही है, उस वक्त EU डिसइंफो लैब, जिसकी रिपोर्ट का जिक्र अभी फैसल ने किया, EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आई थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमने जो पॉलिटिकल माहौल इस वक्त अपने मुल्क का बनाया हुआ है, बजाय इसके कि हम उस EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पर कोई नेशनल नैरेटिव बिल्ड करते, कोई नेशनल नैरेटिव बिल्ड करके इस मामले को FATF तक लेके जाते कि जी हम पर तो इल्जाम है, हम तो ग्रे लिस्ट में, ये हम नहीं कह रहे, ये यूरोपीय यूनियन कह रही है। उस मामले को ले जाने के बजाय हम इस वक्त अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। हम असेंबली में आपस में लड़ रहे हैं, हम सेनेट का वोट ओपन बैलेट पे होगा नहीं होगा इस पर बात कर रहे हैं।
तो ये हमारा जो नेशनल नैरेटिव है वो कहीं पीछे जा रहा है। देखिए, इस चीज के लिए हमें काम करने की जरूरत है। आपने जब तक अपना नेशनल नैरेटिव आप बिल्ड नहीं करते, उस वक्त तक आलमी दुनिया आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका, साहब आपका यही पॉइंट बहुत अहम है। सियासी मामला भी अहम है, लेकिन आपको जो आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है उस पर मुसलसल बात करने की ज़रूरत होती है, और जो हक और सच की बात होती है वो भी बहुत करने की ज़रूरत होती है। और बोल न्यूज़ वाहिद इदारा है जो हमेशा हक और सच की आवाज़ बनता है। उसकी आवाज़ दबाने की बारहा कोशिश की गई, एक बार फिर कोशिश की गई और पैमरा ने पाबंदी लगाई बोल पर, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल किया। और हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज़ और सच पर मबनी है, और हम ये जानते हैं कि जो चेयरमैन पैमरा है उसके सबूत भी बोल न्यूज़ पेश कर चुका है कि उनकी तैनाती ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। और ये मुतालबा हम करते रहेंगे, हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चेयरमैन पैमरा को उनके ओहदे से हटा नहीं दिया जाता। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।